किसान आंदोलन, इसका क्या असर आप देखते हैं? देखिए, पहली तो खुशी की बात यह है कि किसान आंदोलन इस देश में हो रहा है। जी। हो सकता है कुछ लोग इस बात से असहमत हों कि आंदोलन को भी आप अच्छी चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन की जो व्याख्या की है, उन्होंने तो परजीवी कहा है उनको। हाँ, कुछ अजीब सी बातें कही हैं, परजीवी। लेकिन आंदोलन किसी भी लोकतंत्र को जिंदा रखने में सबसे बड़ी ताकत देता है, उस पर बहुत ज़रूरी है। जी। अब आप ये कह रहे हैं कि जो हमने किया उसको सारा देश एक मत से स्वीकार कर ले, पूरे किसान समुदाय कर लें, और जो नहीं करेंगे, जो हमारी बात नहीं मानेंगे, वो देशद्रोही तत्व हैं, आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं। तो ये चीज़ें लोकतंत्र में चलती नहीं है। चलिए सर, ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई। अब बात करते हैं हरियाणा की। एक बड़ा सवाल ये है कि अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद चौधरी देवीलाल की जो सियासत है, उसका अब असली उत्तराधिकारी कौन होगा और क्या आपको लगता है उसका? देखिए, चौधरी देवीलाल की विरासत, राजनीतिक विरासत, तो जब हम इसकी बात करेंगे तो हमें तय करना पड़ेगा कि उनकी विरासत थी क्या। ठीक है। चौधरी देवीलाल का जो पूरा राजनीतिक जीवन है वो बहुत ही उठा पटक का, उथल पुथल का दौर था जी। और वो सड़क की राजनीति का। दुष्यंत चौटाला की समझ बहुत साफ है, उनकी उम्र बहुत कम है। उनको ये लगता है कि अब से लेके उन्होंने 30-35 साल राजनीति करनी है, और राजनीति में 5-10 साल आप विपक्ष में बैठ जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझ ये रहा हूँ कि दुष्यंत चौटाला ने कहीं अंदर ये महसूस कर लिया है कि अगर इसके बाद में मुझे कुछ विश्राम भी करना पड़ जाए तो कर ले, राजनीतिक रूप से, तो मैं कर लूँगा। लेकिन अब जो कुछ मिल रहा है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन वो अपने वोट बैंक को भी, जजपा के जो उनके लोग हैं, उनको भी ये समझा नहीं पा रहे कि वो किस आधार पे इन किसान बिलों का समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, किसान आंदोलन को 8-10 दिन बाद कुल 90 दिन हो जाएंगे, 3 महीने, यानी कि दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला ये आंदोलन होगा। इस आंदोलन का क्या रहेगा, कल हमने इस पर चर्चा की थी। कुछ साथियों की डिमांड थी कि डॉक्टर सतीश त्यागी जी से भी इस संबंध में चर्चा की जाए, और इस आंदोलन के हरियाणा पे जो इफ़ेक्ट्स होंगे उन पे भी डॉक्टर साहब से हम चर्चा करेंगे। आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि दुनिया के इतने बड़े लंबे आंदोलन, और वो भी ऐसी बिरादरी जो आंदोलनों में कम ही हिस्सा लेती है, किसान आंदोलन, इसका क्या असर आप देखते हैं? देखिए, पहली तो खुशी की बात यह है कि किसान आंदोलन इस देश में हो रहा है। जी। हो सकता है कुछ लोग इस बात से असहमत हों कि आंदोलन को भी आप अच्छी चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन की जो व्याख्या की है, उन्होंने तो परजीवी कहा है उनको। हाँ, कुछ अजीब सी बातें कही हैं, परजीवी। लेकिन आंदोलन किसी भी लोकतंत्र को जिंदा रखने में सबसे बड़ी ताकत देता है, उस पर बहुत ज़रूरी है। आंदोलन का मतलब ही सिर्फ ये है कि जो सत्ता पक्ष है, जो उसकी नीतियां हैं, उसके बारे में असहमति जनता की जाहिर होती है, क्योंकि 5 साल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और जब हम ये कह रहे हैं कि भारत में विपक्ष कमज़ोर है जी, और ये सत्ता पक्ष खुद कह रहा है कि विपक्ष नाम की चीज़ नहीं रही, तो उस समय जनता को खुद उन मुद्दों पे आना पड़ता है बाहर। किसान आंदोलन की विशेषता ये है कि ये कतई गैर राजनीतिक है और आर्थिक पहलुओं पर आया है। ब्रिटिश पीरियड में भी, जो कॉलोनियल पीरियड था, उसमें जब भी किसान ने बगावत की है, वो आर्थिक मुद्दों को लेकर ही बात की है। या तो कहते थे कि किसान आंदोलन तभी करेगा जब उसका लगान ज़्यादा होगा। हाँ, वो लगान वाली बात थी, या लैंड की ऑक्यूपेंसी की बात थी कि आप ज़मीन लेके किसी और को दे रहे थे। तो वो सब कहीं ना कहीं आर्थिक पहलू उसमें जुड़े हुए थे। इस आंदोलन में भी सारी की सारी जो उसका आधार है वो आर्थिक है पूरी तरीके से। किसान कोई चांदनी मांग रहा। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम किसानों की आय 2022 में दुगनी कर देंगे इन कानूनों के माध्यम से, जी, तो आप भी तो ये नहीं बता पा रहे कि उसकी निटी ग्रिटीज क्या, कैसे करोगे आप? समझाओ ना। ये फॉर्मूला नहीं है। सरकार का दायित्व ये है कि वो ये समझाए कि आंदोलन कैसे पक्ष में है। चूंकि सरकार ये कह रही कि कृषि मंत्री ने कहा कि इसमें काला क्या है। जी। अब 11 दौर की वार्ता के बाद सुबह से शाम तक वार्ताएं चल रही हैं। 40 लोग जो बैठ रहे हैं उसमें वो अनपढ़ लोग नहीं है, किसानों के प्रतिनिधि हैं, वो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, और वो आपको 11 दौर में भी समझ में नहीं आ पाया कि काला उसमें क्या है। तो नहीं, वो तो तोमर जी संसद में जाके मुकर गए ना कि किसान तो अपना वो आपत्तियां ही नहीं बता पाए क्या है। तो वो ये सत्ता की जो बेरुखी है किसान आंदोलन के प्रति, वो इसको और हवा दे रही है और वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिद में आने वाली बात है। दूसरे, किसान जो है
भारत का जब भी आंदोलित होता है हाल तो उसको बड़ा मुश्किल होता है आंदोलन के मोड में लाना, और जब वो अपने कारणों से, अपने आर्थिक कारणों से या अपनी बर्बादी के पेश मंजर इस तरह की चीज़ें आती तो फिर वो बहुत कुछ सोच के चलता है कि अब मैंने लंबी लड़ाई लड़नी है। जैसे राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक तो हमारा कार्यक्रम ये रहेगा ही, आगे की आगे सोचेंगे। तो इसका मतलब ये कि किसान इस चीज़ के लिए तैयार है। ये हो सकता है कि आंदोलन किसी बिंदु पे बहुत ज़्यादा आक्रामक हो, बहुत ज़्यादा उसमें भीड़ हो, और कभी वो कम पड़ जाए, क्योंकि अब लंबा आंदोलन चलेगा। धर्मेंद्र जी, गांधी जी ने, आप ये देखिए, जब गांधी हिंदुस्तान में आए और जब तक भी वो जिंदा रहे, उनकी सक्रियता में आप 3-4 आंदोलन ही है 30-40 साल में, चाहे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन था या सविनय अवज्ञा आंदोलन था या भारत छोड़ो आंदोलन था। तो 30-40 साल में वो उन्होंने 3-4 ही आंदोलन, 4 आंदोलन, लेकिन एक आंदोलन का असर अगले 10 साल तक रहता था जी। और बीच के समय में गांधी जी रचनात्मक काम करते थे। तो इस देश में आंदोलन शब्द में ही एक पवित्रता है और आंदोलन को सही अर्थों में लेना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, अब मुझे व्यक्तिगत तौर पे बताऊं तो मैंने भी कल भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि जो केंद्र सरकार है इन कानूनों को वापस लेगी किसी भी सूरत में, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है, अगर लेना होता तो वो पहले ले लेते, इतना लंबे खींचने की ज़रूरत नहीं थी। क्या आपको लगता है कि किसानों की मांगे केंद्र सरकार मानेगी? मेरी समझ यही है कि ये बिल तो वापस नहीं होंगे जी, सरकार नहीं लेगी, वापस नहीं लेगी, क्योंकि जिन हितों की वो प्रतिनिधित्व कर रही है, व्यापारिक हितों का, उसको वो उससे पीछे नहीं हट सकते। दूसरे जो विश्व व्यापार संघ के WTO के जो समझौते हैं और गेट फॉलो करना पड़ेगा, गेट के जो कानून है उनके तहत भी सारी चीजें होनी है। सवाल ये है कि आपने एक तो समय गलत चुना, कोरोना काल में ये चीजें, जब आदमी खुद ही परेशान है और आप इस तरह कानून, उनकी मंशा पे सवाल। जी जी। दूसरे, जो राज्यसभा में जो जिस तरीके से बिल पास हुआ ध्वनि मत से जी, वहाँ कुछ लोग खड़े हुए उन्होंने कहा कि हमें डिवीजन चाहिए। डिवीजन का मतलब आप उस पर वोटिंग कराएं, लेकिन उसको नहीं कराया सरकार। अब कोई भी तर्क दे कि ऐसा माहौल नहीं था, वैसा माहौल नहीं था, लेकिन असलियत ये है कि उनको पास कराना था और ये चोर रास्ता था कि राज्यसभा में उस बिल को चोर रास्ते से ही पास कराया गया है जी। अब आप ये कह रहे हैं कि जो हमने किया उसको सारा देश एक मत से स्वीकार कर ले, पूरे किसान समुदाय कर लें, और जो नहीं करेंगे, जो हमारी बात नहीं मानेंगे, वो देशद्रोही तत्व हैं, आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं। तो ये चीजें लोकतंत्र में चलती नहीं है। तो ये वापस नहीं करेंगे तो मेरी समझ तो यही है कि ये चलता रहेगा, कभी ज्यादा बढ़ेगा, कभी कम बढ़ेगा। मतलब इसकी परिणति क्या होगी ये किसी को नहीं पता। परिणति बिल्कुल साफ है। देखिए, अभी आंदोलन की कोई परिणति नहीं है क्योंकि सरकार गिर जाएगी। वो स्थिति थी कभी कि छात्र आंदोलन गुजरात में हुआ था, नवनिर्माण आंदोलन, चिमन भाई पटेल की सरकार चली गई थी कुछ दिन बाद में। उस तरह की तो अब राजनीतिक माहौल रहा नहीं है, न उस तरह की राजनीतिक नैतिकता रही है। तो ये सब चीज ऐसी चलता रहेगा धीरे धीरे। इसके परिणाम आएंगे चुनावों में 2024 से भी पहले, वो 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में आएंगे। अच्छा। और जो और राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या इफेक्ट इसका दिखेगा? क्योंकि आंदोलन में ज्यादा भूमिका तो आपके हरियाणा की है, पंजाब की है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है? देखिए, पहले जो प्रारंभिक दौर में पंजाब का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पंजाब में ही 9 अगस्त से आंदोलन चल रहा था, वहाँ ज़्यादा तैयारी थी। और गाजीपुर बॉर्डर में आप देखेंगे भीड़ शुरुआती दौर में बहुत कम थी, लेकिन एक एपिसोड ऐसा हुआ कि राकेश टिकैत भावुक हुए, और उसका असर ये हुआ कि दिल्ली के इर्द गिर्द 250-300 किलोमीटर के क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी किसान जातियाँ हैं, उन्होंने इसको अपने स्वाभिमान की लड़ाई माना और वो आके यहाँ इकट्ठे होगी। तो आज केंद्र जो है वो सिंघू बॉर्डर से हटके गाजीपुर में आ गया। और गाजीपुर में आते ही आप ये देखिए कि जो चिंता हुई वहाँ की सरकार को कि एक विधायक आ रहे हैं और इस तरीके की जो धमकी दी जा रही है, तो टर्निंग पॉइंट 2022 की चिंता ज़्यादा है योगी जी को। और भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी अंदरूनी राजनीति है वो भी कई लोगों को, शिखर पे बैठे नेताओं को सूट कर रही है इस समय, की जो चाहते हैं कि आदित्यनाथ योगी की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी के बाद भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, तो उनको निपटाया जाए। हाँ, उनको भी निपटाने की योजना इसके तहत चल रही है। चलिए सर, ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई। अब बात करते हैं हरियाणा की। एक बड़ा सवाल ये है कि अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद चौधरी देवीलाल की जो सियासत है उसका अब असली उत्तराधिकारी कौन होगा और क्या आपको लगता है उसका? देखिए, चौधरी देवीलाल की विरासत, राजनीतिक विरासत
तो जब हम इसकी बात करेंगे तो हमें तय करना पड़ेगा कि उनकी विरासत थी क्या। ठीक है। चौधरी देवीलाल का जो पूरा राजनीतिक जीवन है वो बहुत ही उठा पटक का, उथल पुथल का दौर था जी। और वो सड़क की राजनीति करते थे। चुनाव लड़ना उनके लिए एक शगल था। कितने चुनाव उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में लड़े हैं। आत्मघाती गिराए से छत्रपति पूरे भारत के इतिहास में कोई राजनेता ऐसा नहीं है। और उनको चुनाव में हारना भी महत्वपूर्ण नहीं था, वो हारते थे फिर उठ के खड़े हो जाते थे। एक बार 1972 के चुनाव में तो चौधरी बंसीलाल और भजनलाल दोनों खिलाफ वो लड़े, दोनों जगह से हार गए और उसके बाद वो फिर उत्तर प्रदेश में किसी मित्र के चुनाव में चले गए। तो चुनाव लड़ना या ना लड़ना, अब आप देखिए चौधरी देवीलाल की राजनीति को रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है? अभय सिंह चौटाला। वो इस्तीफा भी दे रहे हैं, वो धरना स्थलों पे भी जा रहे हैं। तो देवीलाल की जो लोगों को पसंद भी आ रही है, देवीलाल की विरासत की जो आम छवि है वो ये है कि वो सत्ता के खिलाफ खड़ा है। और देवीलाल ऐसे नेता थे, जब सत्ता में थे तब भी वो खिलाफत सी लगती थी उनकी, क्योंकि उनको उनके बारे में मशहूर था कि ये सरकार उन्हें चलानी नहीं आती और विपक्ष का उनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। तो वो सरकार भी उसी तरीके से चलाते थे जैसे विपक्ष में सड़क पे लाके। तो मेरी समझ ये है कि इसका राजनीतिक लाभ इन सारी चीज़ों का अभय चौटाला जी का जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसको मिलेगा, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है दुष्यंत चौटाला जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, हाँ, और वो ऐसे नाजुक समय में उस सरकार के साथ खड़ा है जिसकी विश्वसनीयता लगातार कम हो रही है और जो एंटी फार्मर नज़र आ रही है, किसान के खिलाफ नज़र आ रही है। और हरियाणा का किसान हो या भारत के कहीं का भी किसान हो बहुत बारीकी से इन चीज़ों को देखता है। तो एक नैतिक जो शक्ति है इस समय अभय सिंह चौटाला की बढ़ी है। तो सर चौटाला साहब का जो अंतिम कार्यकाल था वो उस कार्यकाल के लिए लोगों ने उन्हें 15-20 साल लगा दिए माफ करने में। हाँ। और शायद अब भी ना किया हो। तो क्या दुष्यंत चौटाला को इतने बड़े किसान आंदोलन में चुप रहने का जो खामियाजा है क्या वर्षों वर्षों तक नहीं निभाना पड़ेगा? देखिए दुष्यंत चौटाला की समझ बहुत साफ है, उनकी उम्र बहुत कम है। उनको ये लगता है कि अब से लेके उन्होंने 30-35 साल राजनीति करनी है और राजनीति में 5-10 साल आप विपक्ष में बैठ जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझ ये रहा हूँ कि दुष्यंत चौटाला ने कहीं अंदर ये महसूस कर लिया है कि अगर इसके बाद में मुझे कुछ विश्राम भी करना पड़ जाए तो कर ले, राजनीतिक रूप से तो मैं कर लूँगा, लेकिन अब जो कुछ मिल रहा है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन वो अपने वोट बैंक को भी, जजपा के जो उनके लोग हैं उनको भी ये समझा नहीं पा रहे कि वो किस आधार पे इन किसान बिलों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि धरातल पे हरियाणा का किसान जो बहुत आंदोलित है, बहुत परेशान है और वो किसी भी ऐसे आदमी को माफ़ करने की स्थिति में नहीं है जो आज इन बिंदुओं पे केंद्र सरकार के साथ खड़ा है। तो फिलहाल की जो राजनीतिक स्थितियां हैं सर, कि बागड़ी बेल्ट में अभय सिंह चौटाला, देशवाड़ी बेल्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अहीरवाल में अहीर राव इंद्रजीत को उसका फायदा मिलना तय है और जीटी रोड बेल्ट ले देकर एक भाजपा के पास बची हुई थी जहां पे किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव है। तो क्या मान के चलें कि आने वाले चुनाव में ये चुनाव तक ये किसानों का मुद्दा जिंदा रहेगा और किसान अपने जो इस आंदोलन का हिसाब किताब करने वाले हैं? बिल्कुल करेगा। और हरियाणा के किसान की जितनी मनोविज्ञान को मैं समझता हूँ वो हिसाब चुकाएगा और बहुत आक्रामक तरीके से हिसाब चुकाएगा वो। और ऐसा अगर ये सरकार कहीं ये सोच रही है कि अभी हमारे पास 3.5 साल 4 साल हैं और किसान इन चीज़ों को भूल जाएगा तो कतई नहीं भूलेगा। तो माफी मांगने में गुजरेंगे। बुलाने के लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे, क्या करेंगे? उनकी सीधी मांग है कि आप ये इनको वापस ले आओ, वो करने नहीं जा रहे। तो ये तो हर पल उनको याद रहेंगी चीज़ें। और इन 3.5-4 साल का जो अंतराल है ये भी सरकार के लिए सुविधाजनक होने वाला नहीं है। हरियाणा के आदमी की, हरियाणा के किसान की मानसिकता को देख के मैं चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसको आप सहज भाव से नहीं ले सकते कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ उतरने नहीं दिया है गाँव में, उप मुख्यमंत्री का भी नहीं उतरने दिया। ये उस तथाकथित जीटी रोड बेल्ट की बात है जहाँ भारतीय जनता पार्टी को ये भ्रम है कि उसका आधार प्रोग्राम ही तभी करवाया गया था वहाँ पे कि तो ये मनोहर लाल जी की जो सरकार है इसको बहुत सारी तकलीफें अब झेलनी पड़ेगी और हरियाणा का आदमी चुप नहीं बैठेगा। लास्ट सवाल सर, बलराज कुंडू ने दादरी में महापंचायत में अभय सिंह चौटाला पे जो कहा, क्या वो एक नादानी भरी बात नहीं थी? क्या वो एक ऐसा कदम नहीं था जिससे उनकी विश्वसनीयता इस पे कमजोर हो रही है? देखिए बलराज कुंडू की राजनीति की मैं बड़ी बात तो ये मानता हूँ कि उस पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ और उनको चर्चाओं में लिया जाता है। ओके, ठीक है ना? तो उनकी बात को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है नहीं, है ना? वो उनकी जो पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, वहाँ उन्होंने प्रत्याशी नहीं बनाया, उनकी राजनीति बिजनेस के साथ चलती है और उसको आप कह सकते हैं इज ए मैन इन हरी।
जी। उनको बहुत जल्दी ये है कि उनको देवीलाल भी बनना है, उनको भजनलाल भी बनना है, उनको बंसीलाल भी बनना है, उनको हुड्डा भी बनना है। तो बहुत कम समय में वो उनको ये सपने वो देख रहे हैं, और उनका हक है अगर देखना चाहे कि भाई हरियाणा का नेतृत्व मैंने संभालना है, किसान नेता भी बनना है। तो कई बार ऐसी जल्दबाजी में और अति उत्साह में आदमी इस तरह की टिप्पणी कर देता, तो एक निर्दलीय विधायक की टिप्पणी का कोई अर्थ नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। दोस्तों, ये थे वो सवाल जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे थे। अगर और भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, पूछें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। 8 PM देखते रहिए, रोजाना मिलेंगे इसी समय पे हरियाणा और देश दुनिया की तमाम नई और अंदर की बातों पर। नमस्कार।